तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो वाटर टूटा था, वाटर से जो हाइड्रोजन निकला था वो हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन किया, NADP के साथ हाइड्रोजन ने कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम था NADP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसने बना दिया दैट इज एन NADPH, ये फॉर्म कर दिया दैट इज एन NADPH। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉन साइक्लिक को देखें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये एक और नाम है इसका, दैट इज अ जेड स्कीम। तो इसी को हम कहते हैं जेड स्कीम। और एक और ख़ास बात कि इसमें ATP एंड NADPH बोथ दोनों फॉर्म होंगे। तो ATP और NADPH फॉर्म होंगे यहाँ पर नॉन साइक्लिक के अंदर। और नॉन साइक्लिक की बात करें तो ये काम करेगा प्रेस्ड पार्ट में। यहाँ तक उम्मीद है शायद चीज़ें कंप्लीट हो रही हों। चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ बोले बोले। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? साइक्लिक के अंदर अगर देखेंगे तो दैट इज अ क्विनोन, और नॉन साइक्लिक में अगर प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करें तो दैट इज अ थियोफाइटिन। और ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, ऑप्शन दिए क्या क्या है, ये भी एक बात है, समझ तो वहां पे जो क्विनॉन से पहले ए नॉट, A0 क्लोरोफिल A है ये। तो प्राइमरी एक्सेप्टर उसे नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, इसको थोड़ा, इसको नहीं कह रहे जी, ये ऑप्शन में होगा भी नहीं। ओके सर। ठीक है सर अभी नॉन साइक्लिक जो हम पढ़े थे उसमें FD के पास इलेक्ट्रॉन आया था, उसके बाद कहाँ जाएगा? कहाँ पे किसके पास सर आया? अभी ये वाला। NADPH। अच्छा ये इसकी कह रही जी है, ये सर FD के पास जो आया था इलेक्ट्रॉन। जी जी जी। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जो FD के पास आया है, ये इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, यानी यहाँ पर तीन चीज़ें कंबाइन की हैं। एक है NADP प्लस प्लस ये क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो यूज हुआ है वो यही वाला इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीज़ें जब यूज हुई ओके हैं सर। उससे बना है NADPH। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाया जाए। यस सर। ठीक है नेक्स्ट आइए। दैट इज अ chemiosmosis, that is a chemiosmosis। इसको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन बाय मिटचल। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो ये याद होगा आपको, याद होगा कि ये बेसिकली ग्रेनल थाइलाकॉइड था, और ग्रेनल थाइलाकॉइड के अंदर फोटोलिसिस हो रहा था, ये आपको पता है। और जब फोटोलिसिस हो रहा था तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन डेवलप हो रहे थे, बहुत सारे प्रोटॉन डेवलप हो रहे थे, ये प्रोटॉन डेवलप हो रहे हैं, ये प्रोटॉन डेवलप हो रहे हैं। तो इतने सारे जब प्रोटॉन डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा कि अंदर मोर प्रोटॉन है और बाहर अगर देखा जाए तो लेस प्रोटॉन है। इसका डिफरेंस की वजह से कि यहाँ पर मोर प्रोटॉन है, बाहर की तरफ लेस प्रोटॉन है, तो इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, दैट इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर एक लगा हुआ है ATPase, ये लगा है आपका दैट इज एन ATPase, और ATPase आप जानते हैं कि ये ATP फॉर्मेशन कराता है। तो ये कराएगा बेसिकली ATP फॉर्मेशन। अब ये ATP फॉर्मेशन कैसे कराएगा वो भी देख लीजिए, लेकिन उससे पहले इस स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा बाहर दिखाने की कोशिश करूं
तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो ये बेसिकली CF1 पार्टिकल है और ये CF0 पार्टिकल है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ATPase है। यहाँ पर C का मतलब है क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब ये जो ATPase है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली F1 पार्टिकल क्लोरोप्लास्ट का है और ये F0 पार्टिकल क्लोरोप्लास्ट का है। जब यहाँ से बाहर आएंगे प्रोटॉन, तो मैंने कहा कि ये जब दो प्रोटॉन बाहर आएंगे तो इस तरह दो प्रोटॉन बाहर आएंगे कि एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन करा देगा और फॉर्म कर देगा ATP। तो यहाँ तक उम्मीद है शायद ये बात समझ में आए कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन किया, जब दो प्रोटॉन बाहर आए तो प्रोटॉन ने इतनी एनर्जी रिलीज की कि एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन किया और उसने ATP फॉर्म कर दिया लास्ट में। यहाँ तक शायद उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक दिस इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोसिस। तो कीमियोस्मोसिस का मतलब, ऑस्मोसिस इसको बताया था डैट इज पीटर मिशेल ने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ था जिसकी वजह से अंदर प्रोटॉन ज़्यादा थे, बाहर प्रोटॉन कम थे। अब प्रोटॉन ज़्यादा से कम की तरफ मूव किए, किसके थ्रू मूव किए, डैट इज एन ATPase के जरिए। जब जब दो प्रोटॉन अंदर से बाहर आते थे उस दौरान ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन करता था और एक ATP फॉर्म कर देता था। तो दिस इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोसिस। नेक्स्ट आते हैं हम, डैट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट की। तो मैंने कहा कि क्वांटम रिक्वायरमेंट होता क्या है, तो मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कितने फोटोन चाहिए जिससे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, तो दैट इज नोन एज अ क्वांटम रिक्वायरमेंट। उसको हम कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और अगर ये देखा जाए तो क्वांटम जो है वो 8 चाहिए, 8 क्वांटम, मैंने कहा कि 8 क्वांटम आर required to release 1 mole of oxygen. नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ क्वांटम यील्ड। दैट इज क्वांटम यील्ड। ये क्वांटम यील्ड जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वांटम रिक्वायरमेंट में हम ये देख रहे थे कि कितने फोटोन चाहिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। अब क्वांटम यील्ड हमें ये बता रही है कि आखिर कितना एक क्वांटम में, एक फोटोन के अंदर कितनी ऑक्सीजन रिलीज होगा, ये है। तो मैंने कहा कि द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय यूजिंग 1 फोटोन, एक फोटोन को यूज करते हुए कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा, या क्वांटम, फोटोन का मतलब ही क्वांटम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वांटम यील्ड जो है दैट इज क्वांटम यील्ड देखा जाए तो दैट इज 0.125 या फिर तकरीबन 12.5%। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वांटम में तकरीबन 12.5% ऑक्सीजन रिलीज होगा। यहाँ तक शायद चीज़ें समझ में आई हो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज अ डार्क रिएक्शन पर।
दैट इज अ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन आपको मैंने बता चुका हूँ पहले भी, और फिर सुन लीजिए कि मैंने कहा कि हेयर ATP and NADPH are used to form ग्लूकोज। यहाँ पर ATP और NADPH यूज होगा जिससे ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इट कैन टेक्स प्लेस बाय एनी 3 साइकिल्स, किसी भी 3 साइकिल से ये कन्वर्ट हो सकता है। पहली वाली है दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल, दूसरी वाली है हैच एंड स्लैक साइकिल, और तीसरी वाली है दैट इज अ कैम साइकिल। तो आ जाइए सबसे पहले दैट इज अ C3 साइकिल पर। C3 साइकिल का दूसरा नाम है दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल, और अगर देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट साइकिल है ये, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा चलने वाली साइकिल यही है। इस साइकिल का पहला रिएक्शन अगर देखा जाए तो पहली बात, इस साइकिल के अंदर 3 रिएक्शंस होंगे। ये रिएक्शन से पहला रिएक्शन होगा बेसिकली कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होगा ग्लाइकोसिडिक रिवर्सल, और तीसरा होगा रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये 3 काम होंगे इस C3 साइकिल में। तो पहला काम है दैट इज कार्बोक्सिलेशन, दूसरा काम है ग्लाइकोसिडिक रिवर्सल, तीसरा काम है रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो कार्बोक्सिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टेप में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले RUBP के साथ कंबाइन करेगा, और RUBP के अंदर अगर देखेंगे तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन ये और 6 कार्बन, 1 कार्बन ये, तो ये 6 कार्बन हो गए। तो ये बना देगा दैट इज 2PGA मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 PGA बन जाएंगे। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है उस एंजाइम का नाम है दैट इज अ रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? दैट इज अ रुबिस्को। तो इस साइकिल से पहला सवाल यही बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पहला एक्सेप्टर कौन है? तो पहला एक्सेप्टर है RUBP। RUBP में कितने कार्बन है? तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन और एक ये कार्बन, तो दैट इज 6 कार्बन। तो इसने बना दिया 2PGA, और 2PGA के अंदर देखें तो 3 कार्बन है। इसका मतलब पहले प्रोडक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन है, इसलिए साइकिल का नाम पड़ गया दैट इज अ C3 साइकिल, इसलिए इसका नाम पड़ा है C3 साइकिल। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को की बात करें तो दिस इज अ राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम जो है फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, और यही एंजाइम फिक्स ऑक्सीजन, ये दोनों को फिक्स कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है, लेकिन आमतौर पर अभी अगर देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, तब तो ये फायदा है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन को फिक्स करने लगा तो इसका मतलब ये नुकसान होने लगेगा। इसका अगर C3 साइकिल का नेट रिएक्शन देखा जाए तो नेट रिएक्शन है बेसिकली दैट इज RUBP 6 RUBP प्लस 6 CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH। समझ रहे हैं? ये सारे के सारी चीज़ें आपस में कंबाइन करेगी और बना देगा दैट इज C6H12O6 प्लस 6 RUBP प्लस 18 ADP
प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस। एक सवाल मुझे बताइए यहाँ पर कि यहाँ तक अगर ये नेट रिएक्शन आपको समझ में आया है, नेट रिएक्शन ये है, तो मुझे ये बताइए कि इस कितने NADPH यूज़ हुए थे। तो इसका जवाब है 12 NADPH यूज़ हुए थे। ये 12 NADPH यूज़ हुआ और फॉर्म किया हुआ है 12 NADP। तो इसका सवाल ये है कि ये हाइड्रोजन कहाँ गया। तो ये 12 हाइड्रोजन कहाँ गए हैं। तो ये 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आए हैं, देख लीजिए ये है 12 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एक NADPH से एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए 12 हाइड्रोजन चाहिए। जब ग्लूकोज को बनाने के लिए 12 हाइड्रोजन चाहिए तो इसलिए 12 NADPH यूज हो रहा है। और जब 12 NADPH यूज हो रहा है तो इससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। और जब 12 NADPH के हाइड्रोजन 12 यूज हो गए ग्लूकोज बनाने में तो 12 NADP रह गया, ये यहां पर बच गया। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज स्टार बना के मैंने लिखा है कि दैट इज एन इविल। इविल का मतलब है बुराई, इविल ऑफ C3 साइकिल, और वो है फोटो रेस्पिरेशन। तो यानी सबसे बुरी खराबी C3 प्लांट्स की क्या है, दैट इज अ फोटो रेस्पिरेशन, जिसका नाम है दैट इज अ C2 साइकिल। इसके अंदर अगर देखा जाए तो पहली बात फोटो रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो इसमें मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन 3 सेल ऑर्गेनेल, 3 सेल ऑर्गेनेल्स में होगी ये साइकिल। एक होगी आपका